चलो एक बार नज़र घुमा लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। राइट, तो हमने पहले वीडियो में देखा था, आपका स्टोन एज का डिस्कस कर दिया था। फिर उसके बाद आपका जो है ब्रोंज एज हो गया है। राइट, ब्रोंज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड देन पॉलिटी का जो लास्ट वाला पार्ट आया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, पार्ट्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में। तो ये इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसके साथ इसी वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिटीजनशिप के बारे में। तो ये है पार्ट फर्स्ट और ये है पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन दो पार्ट को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब 100+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक बात याद रखना है कि जिस भी एग्जाम में जीएस पोर्शन आता है, आपके हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, इन सब के लिए, उन सब एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक डोमेन को कवर कर रहे हैं, हर एक डोमेन से हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्रिपरेशन में 4 चांद तो लग ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज, संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या अलायंस ऑफ स्टेट। पहली बात याद रखना है कि जो इंडियन स्टेट है वो कोई अलायंस नहीं है, दूसरा है कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है, और तीसरा वैसे फेडरल फीचर देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो फेडरल भी नहीं है, क्योंकि इनमें राइट टू सिसीड पावर होती है कि वो जब चाहें तब यूनियन से अलग हो सकते हैं। बट यूनियन ऑफ द स्टेट, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर वर्ड जो सेल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सेल जो है वो है कंपल्सरली, ठीक है, ये बात कर रहा है कि कंपल्सरी है कि इंडिया दैट इज़ भारत, 2 वर्ड मेंशन है इंडिया का, एक तो इंडिया है, एक तो आपका भारत है, संविधान में 2 वर्ड मेंशन है। सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट का यूनियन होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। कौन सा अनुच्छेद संघ के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है? वो है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आपके हर एक स्टेट का टेरिटोरियल जो है बाउंड्री दिया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो 3 टाइप के टेरिटरी ऑफ यूनियन होंगे, एक तो आपका स्टेट होगा, ठीक है, एक तो आपका यूटीज होगा, एक तो आपका स्टेट होगा, एक यूटीज होगा, और एक जो फ्यूचर में गवर्नमेंट एक्वायर करे। जो प्रेजेंट में ये दोनों स्टेट और यूटी हैं, इसके साथ अगर हम मान लो फ्यूचर में किसी देश पर कब्जा कर लेते हैं, जो हमारा पॉलिसी नहीं है, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो 3 टाइप के टेरिटरी का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर एग्जिस्टिंग वन लाइज विथ, किसके अंडर में होता है? तो पार्लियामेंट के अंडर में आता है। आर्टिकल नंबर 3 में नए स्टेट बनाना, लेकिन ये यहाँ तक एग्जिस्टिंग स्टेट से, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा। अगर कोई स्टेट एग्जिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से जो आपका बना वो उत्तराखंड बना, ठीक है, और बिहार से जो बना वो झारखंड बना, और मध्य प्रदेश से बना वो छत्तीसगढ़ बना, तो 21 आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल नंबर 3, तो बाउंड्री अल्टर करना हो या एग्जिस्टिंग स्टेट में स्टेट नया बनाना हो, वो पावर पार्लियामेंट के अंडर में होगी, और वो है आर्टिकल नंबर 3। याद रखना है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, नाउ विच आर्टिकल डील्स विद द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टेट की बात नहीं हो रही, न्यू स्टेट की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल नंबर 2 में होगा कि नए स्टेट बनाए जाएंगे। अच्छा, अगर बाउंड्री वगैरह अल्टर करना, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, विच आर्टिकल डील्स विद द चेंजेस इन द नेम ऑफ स्टेट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है। राइट, आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अल्टर होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग स्टेट का नाम चेंज करना या अल्टर करना, ये सब एग्जिस्टिंग, याद रखना, आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट आएंगे जो पहले से बन चुके हैं। ठीक है, नए स्टेट नहीं आएंगे इसमें, वो आर्टिकल 2 में आएगा, आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में नाम वाम चेंज करने का आपका आता है। नाउ द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट क्या सिग्निफाई करता है? दैट स्टेट हैव राइट टू सिसीड, नो, स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड, यस। ठीक है, ऑप्शन बी। और क्या है? लूज फेडरेशन, नो। कॉन्फेडरल स्ट्रक्चर, नो। इंडियाज यूनिटी इज इनडिस्ट्रक्टिबल,
स्टेट्स कांट सिसीड, ये स्टेट जो हैं आपके वो अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। इनडिस्ट्रक्टिबल हैं वो, अलग नहीं हो सकते। यूएसए का अपोजिट है भाई साहब, यूएसए का अपोजिट है, याद रखना, ठीक है। वो फेडरेशन पर है, कॉन्फेडरेशन पर। आर्टिकल 4 किससे डील करता है ये बताना है। तो पहले पार्ट में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ही तो है, राइट। 1 2 3 मैंने डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 4 किससे है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, और ये कहता है कि नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो भी इस आर्टिकल के अंदर रूल या लॉ बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माना नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा। ये आर्टिकल हमारा 4 कहता है, मतलब नए एडमिशन स्टेट बनाना या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, ठीक है, उसके एरिया को डिमिनिश करना या इंक्रीज करना, राइट, या फिर उसके नाम को चेंज करना, ये सारा जो है, या फिर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके नया स्टेट बनाना, ये संविधानिक संशोधन के थ्रू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये सिंपल सा एक बिल लेकर पास होता है और फिर ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो अब मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि जैसे स्टेट का कंजेंट नहीं होगा, अगर इतने सारे चेंज अगर आप किसी स्टेट में करते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर दिखाता है, तो क्या स्टेट के पावर में, या फिर हम कह रहे हैं कि स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं उनके पावर के, बिल्कुल। तो इसके लिए रूल है। रूल क्या है कि जब कोई पार्लियामेंट में बिल पास होगा, पार्लियामेंट में बिल पास होगा, राइट, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट फिर ये भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में इन बिल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर का जो है बेसिकली क्या कहना है, उनका रिकमेंडेशन को सुनेगा। अब ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है, जिसका रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन है। प्रेसिडेंट क्या करेगा? कंसल्ट करेगा स्टेट लेजिस्लेचर से, बट वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड देन वो ये प्रेसिडेंट जो है साइन कर देंगे और आपका बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट फर्स्ट प्रोविजन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग 1 का प्रावधान नहीं है। नेम एंड टेरिटरी आर्टिकल 1, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट 3 and 2, ठीक है। तो सिटीजनशिप नहीं है, ये है 5 से लेकर 11 तक पार्ट सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टू रिकमेंड बिफोर पार्लियामेंट इंट्रोड्यूसेस अ बिल फॉर अल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज, इट इज़ प्रेसिडेंट। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद में विधेयक लाने से पहले किनकी अनुशंसा आवश्यक है? तो वह है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट पर लाया जाता है। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल, जो मैंने पहले अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया? तो अगर हम बात करें तो आया फोर्स में बात हो रहा है ना, तो इनेक्ट कब हुआ था? चलो ये भी बता देते हैं। इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन कम्प्लीटली जो अडॉप्ट किया गया वो आया 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं सिटीजनशिप पर, जो इंपॉर्टेंट है 5 to 11। उसमें सारे आर्टिकल कवर हो चुके हैं। पार्ट 1 के 1 से जो फोर्थ हैं वो सारे कवर हो चुके हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। कौन कौन से रूल्स लॉज क्या हो सकता है वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं हम इसमें, वो है पार्ट सेकंड सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 11, सिटीजनशिप प्रोविजन आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप? नो। सिंगल सिटीजनशिप? यस। रीजनल सिटीजनशिप? नो। नन ऑफ दीज? नो। तो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, इसे यूके मॉडल का। यूएसए में जो है आपका वो है डबल सिटीजनशिप, डबल सिटीजन। अब इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप का 2 मतलब है, एक तो है कि स्टेट और यूनियन का एक ही सिंगल रहेगा, क्या रहेगा? सिंगल सिटीजनशिप रहेगा। और दूसरा, अगर आप किसी फॉरेन का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो ये 2 मीनिंग होते हैं सिंगल सिटीजनशिप का। पहला, स्टेट और यूनियन का एक सिटीजनशिप रहेगा, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश बिहार इन लोगों का अलग, इंडिया का अलग, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का जो नागरिकता या सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी जो होगा आपका इंडिया का रिजेक्ट हो जाएगा और इंडियन सिटीजनशिप तब आपकी नहीं रह जाएगी, ये याद रखना। जबकि यूएसए में डबल सिटीजनशिप होता है, तो नोट डाउन करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है, 13, आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ तब कौन कौन सिटीजन होगा, कौन कौन सिटीजन होगा, ये आर्टिकल 5 में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इट डिफाइन सिटीजनशिप एक्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिफोर 26 जैन 1950 इज 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति क्या होगा? तो वो सिटीजनशिप होगा, क्योंकि पहले अभी पहला आर्टिकल बताया ना जहाँ तक था, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली एक इंडियन सिटीजन होगा अगर वो 26 जनवरी 1950 से पहले जन्मा है। तो बाद में बहुत लोग जैसे हम आप राइट बाद में जन्मे हो तो हमको मिलेगा पेरेंट्स के आधार पर सिटीजन हम लोग हैं, ठीक है, पेरेंट्स के आधार पर हैं। नाउ आर्टिकल 6 प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम, तो पहला याद रखना पाकिस्तान से इंडिया में जो आए, ये आर्टिकल नंबर 6 में है, 7 में है, जो इंडिया से पाकिस्तान में गए। तो पहला पाकिस्तान से इंडिया में और दूसरा इंडिया से पाकिस्तान में आए। तो जो अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जिनका प्रवास पाकिस्तान से हुआ था, ठीक है, माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 7 डील्स विथ पर्सन माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान, यस, पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल नंबर 6, ठीक है। थोड़ा नॉइज अगर आ रहा होगा तो उसको अवॉइड करना, बाकी पढ़ते रहना। आर्टिकल 7 एक्सक्लूड सिटीजनशिप फॉर दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, ये आर्टिकल 7 में है। जो पाकिस्तान से इंडिया आए वो आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 8 डील करता है किससे? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बाहर रह रहा है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो उसका क्या बेसिकली क्या रूल होगा, रेगुलेशन वगैरह जो भी राइट्स वगैरह है वो बताया जाएगा आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 8 गिव्स राइट टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड। नाउ आर्टिकल 9 प्रोवाइड्स दैट क्या, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ यू वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। वही जो मैंने आपको सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट बताया था कि अगर आप फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाएंगे। आर्टिकल 9 में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 9 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन। सब में इनकॉर्पोरेशन मतलब कि किसी फॉरेन टेरिटरी को हम अपना बना लें तो उसके ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएंगे ना, वहाँ के लोग जो रहने वाले थे ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएंगे, राइट। तो ये होता है इनकॉर्पोरेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब पेरेंट्स के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकते हैं आप, डिसीजन के थ्रू हो सकते हैं या फिर बर्थ के थ्रू हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ये कहाँ पर मेंशन मिलेगा? तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। देखो भैया सिंपल सा बात है, किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं मिलेगा, आर्टिकल में मेंशन नहीं मिलेगा। आर्टिकल नंबर 11 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो सिटीजनशिप पर रूल बनाए। किसको पावर है? पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप पर रूल बनाए। इसलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, जिसमें आप एक्वायर कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप को और आपकी नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, डिजॉल्व कैसे हो सकता है, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। किस एक्ट में? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अभी इससे पहले डिस्कस किया है, आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, 20 तक हो चुका है, यस। व्हिच एक्ट गवर्न सिटीजनशिप इन इंडिया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो मैंने डिस्कस कर दिया अंडर आर्टिकल, ठीक है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप बाय बर्थ अप्लाइज टू अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया। वो डेट क्या है? बर्थ कैसे होगा? बिफोर 26 जनवरी 1950। तो ये तो ऑलरेडी है कि कमेंसमेंट के टाइम पर जो भी सिटीजन होगा वो तो हो ही जाएगा, राइट। ये आर्टिकल में मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है, आर्टिकल 5 में। लेकिन उसके बाद वाला जो मैंने अभी बताया था तो वो होगा बेसिकली ऑन और आफ्टर, उस दिन या उस दिन के बाद में 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद में या उस दिन हुआ था, ठीक है। अभी याद रखना, आर्टिकल 5 एंड दी 1955 एक्ट ग्रांट सिटीजनशिप बाय बर्थ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के उस पर, जैसे कोई पेरेंट्स में से कोई भी हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, जिनका जन्म हुआ यहाँ पर कॉलोनियल इंडिया में हुआ हो, फिर वो सिटीजन रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है, राइट। तो इन सब का पूरा मेंशन आपको इस एक्ट में मिल जाएगा और आर्टिकल 5 उसको पावर दे रहा है, सिंपल सी बात है। 23 सिटीजनशिप बाय डिसेंट मीन्स क्या होता है? वंश से नागरिकता का अर्थ क्या होता है? बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स, born in India, married to an Indian citizen, adopted by Indian parents. No, born outside India to Indian parents, to Indian parents. अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं आपके मम्मी पापा के साथ, ठीक है, और आपका मान लो कोई भाई हुआ या सिस्टर जिसका नया नया जन्म हुआ, तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ओके। सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड इफ वन प्रेजेंट इज इन इंडियन सिटीजन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर इधर मदर हो या फिर फादर हो, किसी एक को सिटीजन रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं।
ये सारे रूल याद रखना है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू किसको, फॉरनर ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग इन इंडिया, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता ले सकते हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन किसको दिया जाता है, तो फॉरनर जो कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस को मीट करेंगे, जो इंडिया में कुछ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से रह रहे हैं, उनको नेचुरलाइजेशन से मिल जाएगा। अभी अमेंडमेंट आया ना, सीए अमेंडमेंट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें बहुत सारे टाइम पीरियड का बदलाव किया गया है, लेकिन वो टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट नेचुरलाइजेशन के लिए कुछ टाइम आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, देन यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ अमेंडेड सेवरल टाइम, इट इज अमेंडेड सेवरल टाइम्स। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब हुआ, तो कई बार हुआ, 1986, 7 और 1992 में हुआ, राइट। सो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2019 में, तो अभी तक 5 टाइम तो हो ही चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स सिटीजनशिप टू माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, या चाइना, नेपाल, भूटान, ये तो होगा नहीं, म्यांमार, मालदीव नहीं होगा। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे उनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो होने क्या चाहिए कि वहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में इनका माइनॉरिटी होना चाहिए, माइनॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन नेशन से माइनॉरिटी में होंगे, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप लॉस्ट किससे हो सकता है, तो रिनंसिएशन से, टर्मिनेशन से, डिप्रीवेशन से, आपको मिले ही ना, टर्मिनेट कर दिया जाए या फिर आप खुद त्याग दें, तो इन सब से हो सकता है। ये 3 लीगल मोड हैं जिससे आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। अ पर्सन वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, क्या होगा उसका अगर वो दूसरे देश का सिटीजन बन जाता है, रिटेन इंडियन सिटीजनशिप, नो, लूजेज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, मे अप्लाई फॉर ड्यूअल, नो। आर्टिकल 19 बार करता है, रोक लगाता है आर्टिकल 19 कि आप दो जगह नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है। 30 हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड क्वेश्चन ऑन सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट। सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है इन मैटर्स को, ठीक है। रूल बनाना पार्लियामेंट का काम है, डिसाइड तो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जनरली होम मिनिस्ट्री जो आपका होता है, होम मिनिस्ट्री वही एसोसिएटेड होता है, करेक्ट। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिनको हम OCI कहते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, 2003 में, 2002 में एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन का नाम अगर कोई बता दे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उस कमीशन के बेसिस पर 2003 में इसको लागू किया गया था। OCI कार्ड होल्डर कौन है, हैव अ फुल पॉलिटिकल राइट, नो। कांट वोट आर होल्ड पब्लिक ऑफिस, यस। कैन कंटेस्ट इलेक्शन, नो। आर ट्रीटेड एज सिटीजन, नॉट एज अ, तो ऑप्शन बी, वोट नहीं कर सकते और ना ही उनको पॉलिटिकल राइट है, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ना ही वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पर आ सकते हैं। विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाई लॉ, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति देता है, 11। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि सारे इसमें डिस्कस कर जा चुके हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने चाहिए थे, उन सबको डिस्कस कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे जो आपके मेमोरीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, रिवाइज आप कर सकें प्रॉपरली, तो फिर देखते रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन 34 व्हिच आर्टिकल इंश्योर द कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता सुनिश्चित करता है, तो आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या बताता है कि अगर आप सिटीजन है तो आप सिटीजन ही रहेंगे अनलेस कि वो 3 कंडीशन जो है जिससे आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं वो ना आए, तो आर्टिकल 10 में है इंश्योर दैट एवरी पर्सन रिमेन्स अ सिटीजन अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज, जो ये 3 लॉज मैंने बताए। हु कैन फ्रेम रूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजनशिप एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स, यहाँ बात हो रही है रूल्स की, रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बिल कौन लाएगा, पार्लियामेंट। इन सब में डिफरेंस है, ठीक है। रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल लाया जाएगा उसके बाद रूल बनेगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा, ओके। डुअल सिटीजनशिप कहाँ पर परमिटेड है, तो USA और UK में डुअल सिटीजनशिप आपको परमिटेड है। सिटीजनशिप इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सॉली बाय बर्थ, जस्ट संगुइन बाय ब्लड, मिक्स्ड प्रिंसिपल नन, तो दोनों हैं, मिक्स सी, ऑप्शन सी, ठीक है। बोथ बर्थ और डिसेंट से आप देखो, बर्थ से क्या कहा जाता है, जस्ट सॉली, सॉली सॉल से याद रखना, एंड बाय ब्लड से क्या आता है, जस्ट संगुइनिस, राइट, जो आपका कह सकते हैं जीवन साथी वगैरह, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों से यहाँ पर क्या है, मिक्स प्रिंसिपल फॉलो करता है इंडिया, याद रखना जस्ट सोली वगैरह का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लो भाई कल के ही अगर आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं, पहले शेड्यूल में इसका मेंशन मिलेगा। वन वाज सिक्किम इंट्रोड्यूस एज अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, पहले सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में जो है
चोग्याल डायनेस्टी का एंड होता है और ये ऑटोनॉमस बन जाता है, ठीक है, ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद में फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। 3 टॉपिक, चोग्याल, फिर ऑटोनॉमस, फिर फुल फ्लेज स्टेट बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसके लिए पहले जब ऑटोनॉमस था तब एक आर्टिकल एड किया जाता है 2A 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसके बाद में 36 से इसको फुल फ्लेज स्टेट 1975 में बना दिया जाता है। विच यूनियन टेरिटरी वाज गिवन स्टेटहुड इन 1987 की बात हो रही है, तो ये सारे बिल्कुल याद रखना है, इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, तीनों पूछ सकते हैं। तो गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों को स्टेटहुड दिया गया था 1987 में। क्लियर, या अरेंज करने को भी आ सकता है। विच आर्टिकल डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेरिटरी दैट इंडिया कंसिस्ट, मैंने 3 टाइप बताया था आपको। एक तो आपका स्टेट हो गया, ठीक है, एक तो आपका यूटी हो गया, और एक तो जो भी एक्वायर करें, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पर, तो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1953 के बाद जब आंध्रा बना था, ठीक है, 1956 में ये लाया गया था, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, ठीक है, ये हुआ था, तब ये लॉज बनाए गए थे, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को डिवाइड किया गया था। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड सिटीजनशिप बाई हाउ मेनी मेथड 5, बर्थ, डिसीजन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चंस का तरीका बदल गया, पहले यही पूछा था, अभी 5 टाइप, कितने टाइप में, 5 टाइप में। लूज कितने के टाइप में करेंगे, लूज 3 टाइप में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कवर्ड अंडर आर्टिकल 7 वर दूज कौन था आर्टिकल 7 में। 6 में क्या बताया था, पाकिस्तान से इंडिया में, और 7 में क्या बताया था, इंडिया से पाकिस्तान में, ठीक है, जो इंडिया से पाकिस्तान में गए, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक्सक्लूड्स विच रिलीजन, किसको रखा गया बाहर, मुस्लिम को बाहर रखा गया है, क्योंकि ये वहाँ पर माइनॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में मुस्लिम जो है माइनॉरिटी नहीं है, हिंदू, सिख और जैन माइनॉरिटी, इसलिए उनको एक्सक्लूड किया गया है। आर्टिकल 10 कहाँ पर अप्लाई होता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, राइट, याद रखना है। आर्टिकल नंबर 11 पार्लियामेंट में रेगुलेट एक्विज इंटरमेड ऑफ सिटीजनशिप, यस, ओनली ग्रांट नो, कंचेंज नो, नन नो, ठीक है, वो रेगुलेट कर सकता है, ग्रांट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, वो सिटीजनशिप दे भी सकता है, सिटीजनशिप ले भी सकता है, उसको पावर संविधान ने दे रखा है। सिटीजनशिप बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कब अप्लाई होगा, जब कोई नया टेरिटरी इंडिया का पार्ट बने तभी अप्लाई होगा, ठीक है, जैसे पौडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, सब इंडिया का पार्ट बने तो ऑटोमेटिक सिटीजन यहाँ के लोग बन गए इंडिया के, ठीक। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच आर्टिकल कंक्लूड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 11, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप पर रूल बना सकते हैं। तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होते हैं खत्म पॉलिटी के। कौन कौन से टॉपिक खत्म हो गए, पहले बात तो आपके पार्ट, हर एक पार्ट को डिस्कस किया गया, वो हो चुकी, शेड्यूल आपका हो चुका, ठीक है। इसके साथ में शेड्यूल के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी आपका हो चुका, ओके, फंडामेंटल ड्यूटी भी हो चुका, पार्ट भी हो चुका, शेड्यूल भी हो चुका। उसके बाद में पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये भी हो चुका। कोई एक टॉपिक ऐसा भी है जो और हो चुका है, पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, फंडामेंटल, हाँ, प्रीएम्बल, इतने टॉपिक 7 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं 2 वीडियो में। हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हर एक, ओके। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।